स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आर एनवायरनमेंट के क्विक रिवीजन लेक्चर में। तो आज हम अपने इस चैप्टर को बहुत ही जल्दी रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारी टर्म आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे आसपास जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, चाहे वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, वो हमारे आसपास है, तो उसको कहा जाएगा हमारा इन्वायरमेंट। जो भी चीज हमारे आसपास है वो हमारा इन्वायरमेंट है। और वही इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है वो सारे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं वो सारी चीजों का ग्रुप जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, यानी कि एक दूसरे से यूज करती हैं, एक दूसरे को यूज करती हैं, एक दूसरे से अफेक्ट होती हैं। उन चीजों के ग्रुप को कहा जाता है इकोसिस्टम। जैसे कि ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी, यानी कि लिविंग भी आएंगे, नॉन लिविंग भी आएंगे। बस क्या है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हुए होने चाहिए, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहे हो, एक दूसरे के कुछ ना कुछ काम आ रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, एक होता है बायोटिक यानी कि लिविंग, और एक होता है एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग। अब बायोटिक में क्या आता है? बायोटिक में आते हैं सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंसेक्ट है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म है, कोई से भी, या बैक्टीरिया है, फंगा है, जो भी लिविंग है वो आएंगे लिविंग बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। और एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे हमारे फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि हमारे टेम्परेचर, विंड, सॉइल, मिनरल्स, रेनफॉल, ये सब क्या है? ये है हमारे फिजिकल फैक्टर्स जो हमें अफेक्ट कर रहा है एबायोटिक कंपोनेंट्स की। ठीक है, अब एग्जांपल अगर मैं आपको इकोसिस्टम के दूं तो कौन कौन से होंगे? जैसे कि क्रॉप फील्ड, गार्डन, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स और लेक्स। ये सब क्या है? ये हमारे अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम है, अलग अलग जगह के अलग अलग इकोसिस्टम हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम गार्डन का एग्जाम्पल लें तो गार्डन में क्या होता है? गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं। ये सब क्या है? ये सब आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, चाहे ग्रोथ में, चाहे रिप्रोडक्शन में, कैसे भी एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है। वही इनका एनवायरनमेंट जो है, इनके आसपास का टेम्परेचर भी इन्हें अफेक्ट कर रहा है, इनके आसपास का सॉइल वगैरह सब कुछ इन्हें अफेक्ट कर रही है, इसके कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये हमारे इकोसिस्टम के एग्जांपल हो गए। अब अगर हम ऊपर वाले देखें, क्रॉप और गार्डन, क्रॉप फील्ड्स और गार्डन, ये कैसे है? ये है हमारे बनाए हुए इकोसिस्टम जो हमने बनाए, यानी कि ये कैसे है? ये है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और फॉरेस्ट, पॉन्ड और लेक अगर हम देखें तो ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये है नेचुरल इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और एक हो सकते हैं हमारे नेचुरल इकोसिस्टम। अब हमारे इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, किसमें? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। इनका क्या मतलब होता है? देखिए, प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी धरती पर खाना बनाते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, हमने पढ़ा भी था पहले चैप्टर में। दूसरे होते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने खाने को ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि या तो प्लांट्स को खाएंगे, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, यानी कि मीट को खाएंगे, या फिर किसी ऑर्गेनिजम्स को खाने वाले हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि कंज्यूमर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने वाले हैं, या तो प्लांट्स या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म को ही खा जाएंगे। तीसरे आते हैं हमारे डीकम्पोजर। डीकम्पोजर में आते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स मतलब जो डेड और डीकेइंग मैटर से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि आपने फंगस देखी है, जैसे कुछ बैक्टीरिया देखे, उनको कहते हैं डीकम्पोजर। अब प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं। कैसे खाना बनाते हैं? उनके पास एक स्पेशल पिगमेंट है क्लोरोफिल नाम का। क्लोरोफिल की हेल्प से वो सनलाइट को क्या करते हैं? सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और उससे खाने को प्रिपेयर करते हैं। अब खाना प्रिपेयर करने में वो क्या कर रहे हैं? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारा वाटर है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि शुगर में, स्टार्च में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसके आगे देखते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमर हमारे तीन पार्ट्स में और डिवाइड करे गए हैं, चार पार्ट्स में। पहला है हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर और कौन से है? पैरासाइट। हर्बीवोर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केवल और केवल प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि हमारी काऊ है, जैसे कि हमारे डियर है, वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे ही खाते हैं, वो कभी भी मीट नहीं खाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए हर्बीवोर। उसके बाद आते हैं कार्निवोर। कार्निवोर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्योर नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ मीट को खाते हैं, जैसे कि लायन हो गया, जैसे कि टाइगर हो गया, ये कभी भी पेड़ को नहीं खाते हैं। और आते हैं फिर हमारे तीसरे ओमनिवोर। ओमनिवोर कौन होते हैं? जैसे कि हम हैं ह्यूमंस, हम दोनों चीज खा सकते हैं। हम अपने जो हमारा फूड है उसको प्लांट से भी लेते हैं और हम किसी और ऑर्गेनिज्म को भी खा सकते हैं। इसी तरीके से डॉग है, कैट है, ये सब आते हैं ओमनिवोर के अंदर। फिर आते हैं फोर्थ हमारे टाइप, जिसको कहते हैं पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या करते हैं? वो लिविंग बॉडी के ऊपर जाकर के हमारे जो न्यूट्रिशन है उसको लेने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा मॉस्किटो, मच्छर क्या करता है? हमारी बॉडी में से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहा है। हम जिंदा है, लेकिन जिंदा के ऊपर से ही वो हमारा खाने को ऑब्टेन करेगा, मरने के बाद नहीं। जब तक हम
जिंदा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है पैरासाइट। फिर आते हैं डीकम्पोजर। अब डीकम्पोजर क्या है? डीकम्पोजर में आते हैं बैक्टीरिया, फंगस। ये क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं और क्या करते हैं? ये उन चीज़ों को खाते हैं और इन चीज़ों को हमारे इन्वायरमेंट में से खत्म कर देते हैं, यानी कि सड़ाने का, गलाने का काम कौन करता है? डीकम्पोजर। इसकी वजह से क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑर्गेनिज्म अगर मर गया तो कुछ टाइम बाद उसकी डेड बॉडी अपने आप गायब हो जाती है। कैसे गायब हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे डीकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट को साफ करने में उसको खा रहे हैं और इन्वायरमेंट को साफ कर रहे हैं। इसी तरीके से क्या होता है, जैसे कि हम सॉइल में जब हम अपने सब्जियों के छिलके डाल देते हैं तो उस सब्जियों के छिलकों का क्या होता है? खाद बन जाता है और हमारे सॉइल में क्या होता है? न्यूट्रिशन आ जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? सॉइल में न्यूट्रिशन के रिप्लेनिशमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं, यानी कि सॉइल को और फर्टाइल बना रहे हैं। और क्या होता है? ये साथ के साथ जैसे प्रोड्यूसर काम कर रहे थे ना, प्रोड्यूसर क्या कर रहे थे? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहे थे। अब जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इन्हीं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो यहाँ पर आए हैं ना इन ऑर्गेनिजम्स के मरने के बाद, उसी को वापस से किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। यानी कि साइकिल चल रही है, पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस करे गए ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, किससे? प्लांट्स से। फिर प्लांट से क्या हुआ? जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस आए हैं उनको वापस से कन्वर्ट कर दिया किसमें? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। किसने कर दिया? डीकम्पोजर ने कर दिया। आगे हम देखते हैं फूड चेन और फूड वेब क्या होते हैं। अब देखते हैं कि फूड चेन क्या होती है। तो फूड चेन क्या होती है? ये एक सीरीज होती है जो हमें ये बताती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खाने वाला है। जैसे कि क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसको ग्रास हॉपर खाता है, फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है और फिर फ्रॉग को हमारा स्नेक खा लेता है। यानी कि हमारे प्रोड्यूसर थे उसको खाया हर्बीवोर ने, हर्बीवोर को खाया स्मॉल कार्निवोर ने और स्मॉल कार्निवोर को खाया लार्ज कार्निवोर ने। तो ये क्या है? ये एक तरीके की सीरीज हो गई, यानी कि फूड चेन हो गई। अलग अलग तरीके की फूड चेन होती है। अब इसमें जो हर्बीवोर होते हैं ना, वो प्रोड्यूसर को सबसे पहले खा रहे हैं, यानी कि प्लांट को सबसे पहले कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हर्बीवोर को बोल देते हैं कि ये प्राइमरी कंज्यूमर है। इसी तरीके से स्मॉल कार्निवोर को बोल देते हैं कि ये इसके बाद खा रहे हैं, इसलिए सेकेंडरी कंज्यूमर है। और जो सबसे लास्ट है यानी कि लार्ज कार्निवोर, उसको बोलते हैं कि ये टर्शरी कंज्यूमर्स है। तो हमारे कंज्यूमर कितने टाइप के होगा? 3 तरीके के, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, अब ये एक दूसरे को क्यों खा रहे हैं? इनको क्या जरूरत पड़ रही है एक दूसरे को खाने की? तो ये एक दूसरे को खा रहे हैं ताकि ये एनर्जी को ले सके। हम खाना खाते हैं ताकि हमारे अंदर एनर्जी आए। तो क्या हो रहा है? प्रोड्यूसर से एनर्जी लेने के लिए हर्बीवोर्स को खाता है, यानी कि प्रोड्यूसर से एनर्जी जा रही है हर्बीवोर के अंदर, सिमिलरली हर्बीवोर से जा रही है कार्निवोर के अंदर, स्मॉल वाले के अंदर, और फिर उससे जा रही है लार्ज कार्निवोर के अंदर। यानी कि एनर्जी का क्या हो रहा है? हमारे एक प्रोड्यूसर से हर्बीवोर के अंदर क्या हो रहा है? एनर्जी का फ्लो होता जा रहा है। अब इसलिए क्या कहा गया कि देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है? अलग अलग लेवल पर एनर्जी क्या हो रही है? कंज्यूम करी जा रही है। तो इनको बोल दिया गया कि हम क्या करेंगे? इसकी एक सीरीज बनाएंगे, उसको कह देंगे कि हर लेवल पर, जैसे कि प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इनमें क्या है? इनमें अलग अलग एनर्जी का अमाउंट होता है। तो हमने क्या कह दिया कि इनका अलग अलग एनर्जी का लेवल है और उसको बोल दिया हमने ट्रॉफिक लेवल। यानी कि ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है एनर्जी लेवल, किसके अंदर कितनी एनर्जी है। ठीक है, अब जैसे कि सबसे नीचे वाला है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी कि पहला एनर्जी का लेवल हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद क्या है? सेकंड हमारा कौन सा है? प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं। फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फिर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, इस तरीके से हमारे ट्रॉपिक लेवल ऊपर की साइड बढ़ते रहते हैं। अब इन ट्रॉपिक लेवल्स में क्या होता है? एनर्जी क्या हो रही है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। जैसे कि प्लांट ने हमारे सनलाइट को कंज्यूम करा था, उसको केमिकल एनर्जी में बदला था। अब जब सनलाइट हमारी केमिकल एनर्जी में बदली, यानी कि एनर्जी ने क्या करी? अपनी फॉर्म को कन्वर्ट किया, यानी कि एनर्जी का कन्वर्जन हुआ। और जब भी एनर्जी का कन्वर्जन होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी कि एनर्जी कम हो जाती है। कम हो जाती है इसका क्या मतलब है? यानी कि कम हो जाती है मतलब वो कुछ ऐसी फॉर्म में बदल जाती है कि उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। एनर्जी तो कंजर्व रहती है बट ऐसी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है कि उसको हम यूज नहीं कर सकते, केवल थोड़ी सी एनर्जी हमारे पास रह जाती है। इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे ट्रॉपिक लेवल्स बढ़ते रहते हैं, इसमें एनर्जी की जो मात्रा है, एनर्जी की जो क्वांटिटी है, वो भी कम होती रहती है। कैसे? जैसे कि सनलाइट से प्रोड्यूसर ने जब अपने अंदर एनर्जी ली थी तो सनलाइट की केवल 1% एनर्जी हमारे प्रोड्यूसर्स के अंदर है, और जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ा उसके अंदर केवल और केवल 10% एनर्जी आई, यानी 10% एनर्जी आई, यानी कि उसमें क्या होगा? 90% एनर्जी का लॉस हो गया है। तो क्या हो रहा है? जब भी हमारे ट्रॉपिक लेवल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? उनमें हर
ट्रॉपिक लेवल में केवल और केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते रहते हैं एनर्जी का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रॉपिक लेवल जब भी ऊपर बढ़ते हैं तो वो 3 से 4 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हो गए तो ऊपर जाते जाते एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल कितने हो सकते हैं, 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। अब इसमें जो मैक्सिमम एनर्जी होती है ना, वो होती है हमारे प्रोड्यूसर्स के पास, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर हमारी मैक्सिमम एनर्जी होती है। और जैसे ही ऊपर चढ़ते रहते हैं, यानी कि जो लास्ट ट्रॉपिक लेवल होता है उस पर सबसे कम एनर्जी बनती है, यानी कि मिनिमम एनर्जी हमारे लास्ट ट्रॉपिक लेवल पर होती है। और क्या देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो नंबर में भी ज़्यादा होते हैं। हमने ये देखा है कि हमारे आसपास कितने सारे पेड़ हैं, लेकिन हमारे आसपास जो लार्ज कार्निवोर्स हैं उनका नंबर कम है। हमने देखा है लायंस वगैरह जो उनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या है, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, और वहीं जो हमारे लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका नंबर रिलेटिवली थोड़ा सा कम होता है। अब इसके बाद क्या देखेंगे, अब इसके बाद हम देखेंगे फूड वेब क्या होते हैं, फूड चेन से कनेक्टेड। अब देखते हैं कि फूड वेब क्या होता है। देखिए कई बार हमारे अलग अलग फूड चेन्स के बीच में इंटरकनेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। क्यों देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए बहुत सारे कंज्यूमर्स इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक फूड वेब है, ये यानी कि ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, और हॉक ने खा लिया स्नेक को। अब क्या हुआ, ये पूरी फूड चेन है, लेकिन हमने इसमें क्या देखा कि जो ग्रास है ना उसको केवल ग्रास हॉपर नहीं खा रहा है, ग्रास को तो माउस भी खा सकता है। तो हमने क्या देखा कि इसके बीच में क्या आ गया, हमारे एक ही ऑर्गेनिज्म को खाने वाले 2 कंज्यूमर आ गए। अब माउस को खाया आउल ने। अब हमने ये भी देखा कि आउल ने केवल और केवल माउस को नहीं खाता, आउल हमारे फ्रॉग को भी खा सकता है, यानी कि इस वाली चेन के बीच में भी इंटरकनेक्शन बन गया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो माउस था ना, जिसको आउल खा रहा था, इसको केवल और केवल आउल नहीं खाता है माउस को, इस माउस को हॉक भी खा सकता है, यानी कि हॉक भी किसी और फूड चेन में से निकल करके इस माउस को खाने लगा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी फूड चेन्स के बीच में इंटरकनेक्शन हो गए हैं। इसकी वजह से जाल जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये तो छोटी चेन है, जब हम इसको और ज्यादा बड़ा देखेंगे ना, जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है, तो उसमें बहुत बड़ा जाल जैसा स्ट्रक्चर दे रखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड वेब बोलते हैं, क्योंकि फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्शन बनाकर एक वेब जैसा स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको कह रहे हैं फूड वेब। अब इसके बाद देखते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़ा होना। अब क्या बड़ा हो रहा है यहाँ पे, हमारी फूड चेन में अगर कोई भी केमिकल्स या फिर पेस्टिसाइड आ जाता है। पेस्टिसाइड क्या होता है, ऐसे हमारे केमिकल्स होते हैं जो हमारी क्रॉप के टाइम पे अगर कोई उस पर पैरासाइट आ गया है या कोई ऐसा कीड़ा आ गया है जो उसको खराब कर सकता है, उसको हटाने के लिए पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। अब ये केमिकल्स या फिर पेस्टिसाइड अगर गलती से भी हमारी फूड चेन में एंटर कर जाए, तो ये फूड चेन में आने के बाद हमारे फूड चेन से निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये अनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। एक बार फूड चेन में आ गए तो उसी में रहते हैं, और क्या होता है, हर एक ट्रॉपिक लेवल पर उल्टा इकट्ठा होने लगते हैं, यानी कि जाते तो है नहीं, हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होने लगते हैं। अब मान लीजिए हमारे प्लांट ने हमारे पेस्टिसाइड को ले लिया। कैसे ले लिया कि हमारे प्लांट ने वाटर को हमारे एब्जॉर्ब करा, और वाटर में था पेस्टिसाइड या फिर केमिकल्स। अब ये केमिकल्स वाले प्लांट जैसे ही कोई और ऑर्गेनिज्म खाएगा तो उसके अंदर भी पेस्टिसाइड जाएगा, और उस ऑर्गेनिज्म को अगर हमने खा लिया तो हमारे अंदर भी वो पेस्टिसाइड चला जाएगा। इस तरीके से ये हर एक टॉपिक लेवल पर इकट्ठे होते रहते हैं, और ये कभी खत्म नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो क्वांटिटी है ना वो हमारे अंदर बढ़ती जा रही है, और हमें इसलिए क्या हो रहा है, हमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जैसे ही ये हमारे केमिकल्स एंटर होंगे फूड चेन में, तो ये हमें क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि खत्म नहीं होंगे, इकट्ठे होते रहेंगे हमारी बॉडी में। और आप अपने फल सब्जियों को चाहे कितना भी धो लीजिए, ये पेस्टिसाइड्स इनके अंदर से नहीं निकलते। यानी कि हमें अगर अपने आप को सेफ रखना है तो इस तरीके की जो पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, उनका क्रॉप में यूज़ कम करना पड़ेगा। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी बॉडी के अंदर ये केमिकल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे हम ओजोन लेयर डिप्लीशन और गार्बेज में अब देखते हैं कि ओजोन लेयर क्या होती है। देखिए ओजोन लेयर हम सभी को पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है ना, उसमें एक लेयर प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर क्या है, ये ओजोन लेयर हमारी जो अर्थ है ना उसको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। सन से बहुत हार्मफुल रेज निकलती हैं, जिससे ये ओजोन लेयर हमें कवरिंग की तरह प्रोटेक्ट करती है। ये जो यूवी रेज होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ह्यूमंस में ये स्किन
कैंसर तक कर देती है, इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो ये लेयर है ये किस चीज़ की बनी हुई है, तो ये बनी हुई है ओजोन गैस की। ओजोन गैस कैसे बनती है, देखिए ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3। O3 होती है ओजोन गैस, O2 होती है ऑक्सीजन, ये होती है O3 यानी कि ओजोन गैस। अब ओजोन गैस कैसे बनती है, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत सारी ऑक्सीजन गैस है, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन है यानी कि O2 है। जैसे ही उसके पास यूवी रेज आती है तो यूवी रेज इस O2 को दो फ्री ऑक्सीजन के एटम्स में तोड़ देती है, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था ना वो दो फ्री ऑक्सीजन में टूट गया। अब ये जो फ्री ऑक्सीजन है ना ये क्या करती है, बाकी जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन करके O3 यानी कि ओजोन गैस बना लेती है। अब ये जो ओजोन गैस है ना ये हमारे इन्वायरमेंट में तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन क्या है हमारी नीचे के सरफेस पर जिनका हम जहाँ पर रहते हैं उस एरिया में बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है, ये एक पॉइजनस गैस है, लेकिन जहाँ पर ये लेयर है वहाँ पर ये फायदेमंद है। अब क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट में ये जो ओजोन लेयर है ना इसका डिप्लीशन हो रहा है, ये खत्म होती जा रही है। क्यों खत्म होती जा रही है, आपने सुना भी हो जाएगा कि ओजोन लेयर जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा होल होता जा रहा है। अब होल क्यों हो रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पॉल्यूशन फैला रहे हैं, हमारी कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो इस ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रही है। उसी में से एक है CFC गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। CFC क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, किस में से निकलती है, रेफ्रिजरेटर्स में और एसीज में से निकलती है। अब ये जो क्लोरोफ्लोरो गैस जो गैस होती है ये किस में यूज होती है, एसीज में और रेफ्रिजरेटर में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है। तो अब क्या हुआ 1987 में एक UNEP नाम करके प्रोग्राम होता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसमें क्या करा जाता है, उसमें एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ, जिसमें ये अपील करी जाती है कि आप जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं आप रेफ्रिजरेटर्स को और एसीज को फ्री ऑफ CFCs बनाए, यानी कि CFCs के बिना रेफ्रिजरेटर्स और AC बनाने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा ओजोन डिप्लीशन जो है वो कम हो सके। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है गार्बेज मैनेजमेंट। देखिए गार्बेज यानी कि वेस्ट होता है जो हम अपने घर से निकालते हैं, कुछ ना कुछ वेस्ट जरूर होता है। अब जो गार्बेज होता है, ये जो वेस्ट होता है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो बायोडिग्रेडेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी कि ऐसा वेस्ट जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, जो क्या बैक्टीरिया फंगस जिस पे फीड कर सकते हैं वो खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद। लेकिन एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये कौन सा होता है, ये होते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक जैसे होते हैं, तो प्लास्टिक को आप कितने भी टाइम तक रख लीजिए वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, इस वेस्ट को कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब हमारे इन्वायरमेंट में इस वेस्ट को मैनेज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, देखिए बायोडिग्रेडेबल तो वैसे भी हमारा खत्म हो सकता है, उसको और चीज़ों में यूज़ करा जा सकता है, जैसे कि बायोगैस है। और आप क्या करें, अगर आप गड्ढा बना करके उसको हम दबा दें, किसी सॉइल के नीचे उसको दबा दें, तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप खत्म हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। तो इस तरीके से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर हम देखें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके यूज को कम तो कर सकते हैं, उसको रिसाइकल तो कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो भी प्लास्टिक वगैरह की चीजें हैं उनका यूज कम करें, या फिर जिन चीजों को यूज करते हैं उनको रिसाइकिल करने के लिए अगर दिया जा सकता है तो रिसाइकिल करने के लिए दें। बाकी जो जैसे आप पॉली बैग्स वगैरह देखते हैं तो वो रिसाइकिल नहीं होते, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप पेपर बैग्स का यूज कर सकते हैं, क्लॉथ बैग का यूज कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ हम उपाय कर सकते हैं, कुछ हम चीजें कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो, हम गार्बेज को मैनेज कर पाए। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जिसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म में देखा प्रोड्यूसर कंज्यूमर, फिर देखा हमने फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल, उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लीशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, फिर हमने लास्ट में देखा वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।